बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। हमारे साथ ये विशाल जन समूह है, इससे मुकाबला करोगे? ये है हमारी ताकत, ये सामने खड़ी हमारी ताकत। नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। समाजवादी आंदोलन के सशक्त संवाहक, आम जन की राजनीति को ही अपना धर्म समझने वाले, शून्य से शिखर पर पहुंचे जन नेता मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई पहुंचने के करीब है। उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम प्रणाम के लिए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देश और प्रदेश के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सब सैफई की ओर पहुंच रहे हैं। एक जन सैलाब सा दिखाई दे रहा है। अब तक की सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक नेता और मंत्री सैफई पहुंच रहे हैं। लगातार सूचनाएं आ रही हैं और ये भी माना जा रहा है कि जितने भी नेता होंगे उन सब की सुरक्षा के लिए अभी से बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लगातार कार्यक्रम मिल रहे हैं। प्रशासन लगातार रात दिन एक करके व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है। लेकिन मुलायम सिंह के प्रति जो समभाव, समादर और ससम्मान और सादर जो अभिवादन सभी राजनीतिक दलों की ओर से देखने को मिल रहा है, इससे लगता जरूर है कि जैसा हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक युग का समापन हो गया है। मुलायम सिंह ने एक युग चलाया, एक नई राजनीति प्रस्तुत की, युवाओं को प्रोत्साहित किया। आज उनके महाप्रयाण को महाक्षति बताई जा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया। बेरिया जी, मैं आपका ऐसे दुखद अवसर पर अभिवादन करता हूँ। बेरिया जी वो शख्सियत है जिन्होंने समाजवादी चिंतन के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की, जुड़े रहे लंबे समय तक, और मुलायम सिंह के जो करीबी लोगों में थे उनमें बेरिया भी थे। लेकिन कतिपय कारणों से बदली राजनीति, तमाम मैनेजमेंट के हावी होने से बेरिया की जो समाजवादी पार्टी से कुछ खटपट हो गई, या यूँ कहिए कुछ मतभेद हो गए। परिणाम स्वरूप सपा से बेरिया का नाता टूट गया और उन्होंने अब एक राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में अपनी भागीदारी की है। लेकिन उनके विचार मुझे नहीं लगता है कि कुछ बदले हैं। उनका चिंतन नहीं बदला है, उनका विचार नहीं बदला है। और आइए उन्हीं से सुनते हैं कि मुलायम सिंह की वो शख्सियत, वो गुण, वो वैशिष्ट जिनके द्वारा आज समूचा राष्ट्र उनके महाप्रयाण से स्तब्ध है। बेरिया जी, मुलायम सिंह का महाप्रयाण हो गया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि आज समाजवादी आंदोलन का एक विशाल वृक्ष ढह गया
और ये मुलायम सिंह जी का निधन नहीं हुआ है, बल्कि हिंदुस्तान के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, गरीब, मजदूर, शिक्षक, छात्र, सभी वर्गों के बीच में जिस तरीके से न सिर्फ उनकी लोकप्रियता थी, बल्कि पूरे जीवन उनके आंदोलनों में वो शरीक रहे, जेल जाते रहे, उनकी लड़ाइयाँ लड़ी, और जब वे कुर्सी पर रहे तो उनके हितों को कभी अनदेखा नहीं किया। अब मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह जैसे नेता की जगह कोई ले सकता है। वो अपने आप में चलती फिरती एक संस्था थे और समाजवादी आंदोलन के लिए जो कुर्बानियां उन्होंने की हैं, इस देश की राजनीतिक जिंदगी में, आम जनजीवन में सदियों तक उन्हें याद रखा जाएगा। मेरिया जी, क्या आप मानते हैं कि मुलायम सिंह के महाप्रयाण से समाजवादी आंदोलन का जो स्वरूप था, जो खैर बीच में कहीं भटका वटका भी है, उसको गहरा झटका लगा है, या अब समाजवादी आंदोलन का अंत हो गया है? क्योंकि कई सपा नेताओं ने आज यहाँ ये बात की है और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हम भी आज से अपना समाजवादी चोला है उतार देंगे, केवल मुलायम सिंह को अंतिम प्रणाम करके। क्या कहना है सर? देखिए, समाजवाद कोई पार्टी का नाम नहीं है। समाजवाद एक विचारधारा है। समाज में जब तक आप जिंदा हैं, पैदा होने से जिंदा रहने तक, जहां कहीं भी जुल्म हो रहा हो, उस जुल्म के खिलाफ अगर आप नहीं लड़ते हैं तो आप समाजवादी नहीं है। और जब तक दुनिया में गरीबी रहेगी, भूखमरी रहेगी, तड़प रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, जुल्म रहेगी, हिंसा रहेगी, तब तक समाजवाद जिंदा रहेगा। नेता तो आते जाते रहेंगे, समाजवाद कभी मरता नहीं, वो तो एक विचारधारा है। और जो भी उस विचारधारा पर जोखिम उठाकर आगे बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में अभी ऐसे नेताओं की कमी हो गई। कमी तो बहुत है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे नेता हैं जो सत्ता के गलियारे से दूर रहकर, सत्ता की चकाचौंध से दूर रह करके और समाजवादी आंदोलन को जिंदा किए हुए हैं। उनमें बहुत सारे लोग आपको सिविल सोसाइटी के रूप में दिखते हैं। जहां कहीं भी आंदोलन होता है वो चेहरे दिखाई देते हैं। अभी आपको किसान आंदोलन में दिखे होंगे, अभी आपको दिल्ली में समय समय पर जो आंदोलन होते रहते हैं सिविल सोसाइटी उनमें दिखती है। ये सब समाजवादी के द्योतक है। क्योंकि समाजवादी को किसी पार्टी से आप जोड़ोगे तो वो समाजवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी का नाम होना समाजवाद नहीं है। समाजवाद एक आचरण है कि जहां कहीं जुल्म हो रहा हो, अपने से बिना बुलाए हम उसमें कूद पड़ें और उस लड़ाई को लड़ें, तभी हम अपने आप को समाजवादी कह सकते हैं। गांधी जी से एक बार देश की आज़ादी के बाद उनसे शिष्य ने पूछा कि बापू अब तो काम समाप्त हो गया, अब तो देश को आज़ादी मिल गई, अब जो आपका अनशन था, सत्याग्रह था, जेल भरो था, अब तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो राज चलेगा, अपना राज आ गया। तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा था कि राज सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, समाजवाद नहीं आया है। राज सत्ता के हस्तांतरण से गरीब को उसका न्याय नहीं मिल जाएगा। अब हमारे लड़ाई के हथियार बदलेंगे। वो हथियार जो अंग्रेजों के खिलाफ हम प्रयोग करते थे, वो हथियार बदलकर अब हमारा हथियार इस सरकार के खिलाफ लड़ाई होगी कि वो गरीबों के लिए काम करे, वो किसानों के लिए काम करे, वो मजदूरों के लिए काम करे। हथियार बदला है, लड़ाई नहीं बदली है। तो जो लोग कहते हैं कि समाजवादी चोला उतार देंगे, इसका मतलब समाजवादी थे ही नहीं। वो किसी नेता से प्रभावित होकर के या कुछ पाने की लालसा से या कुछ चकाचौंध से आकर्षित होकर गए थे। अगर वो समाजवादी होते तो उन्होंने अपनी जिंदगी का, उनका योगदान क्या है, कितने आंदोलन किए, कितनी बार जेलें काटी, कितने गरीबों के आंदोलन में अपने आप को खपाया, कितने सर पे लाठियां खाई, कितना खून बहाया। अगर ये नहीं है तो अब समाजवादी कहाँ थे? किसी के जाने से अब तो हमारे सामने ज्यादा दायित्व है कि नेताजी नहीं रहे तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या उनकी लड़ाई बंद हो जाएगी? क्या जो लड़ाई वो जीवन भर लड़ते रहे उसका समापन हो गया? अगर उनका समापन हो गया तो फिर मुलायम सिंह यादव जी के जीवन से हमने कुछ सीखा ही नहीं। मुलायम सिंह के यादव के जीवन से अगर हमने सीख ली है तो हमको अनवरत उनके पद चिन्हों पर चलकर गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, स्त्री, महिला,
जिनकी कहीं भी जुल्म जाति और उनके ऊपर शिकार हो रहा हो, वहां पर सीना ठोक कर हमको लड़ना चाहिए, बिना जोखिम की परवाह किए बिना। ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। और आपने कहा कि एक समाजवाद विचारधारा है निश्चित रूप से, और आपने कहा कि सिविल सोसाइटीज़ के लोग इस संघर्ष को कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग समाजवादी हैं और उस विचारधारा से पले पोसे हैं, लेकिन जब वो विचारधारा उनकी बदल जाती है या दूसरी ओर चले जाते हैं, तब फिर ऐसे में उनका समाजवाद कैसे जीवित रहता है? नहीं, विचार कभी बदलते नहीं हैं जी। समाजवाद मैंने जैसे आपसे लेकिन कहा, टकराव नहीं होता है क्या फिर? नहीं, कोई टकराव नहीं। गरीब हाँ। की लड़ाई लड़ने में काहे का टकराव? भाई अगर गरीब की लड़ाई, न्यायोचित लड़ाई हम लड़ रहे हैं जी, और कोई उसको टकराव मानता है तो मानता रहे। हम गुलामी करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम राजनीति में अगर गुलामी करने आए होते तो पढ़े लिखे थे, नौकरी करते, मौज करते। हम क्यों जोखिम उठाते? हम जोखिम हमने राजनीति में उठाया है तो हमने उस गरीब के आंख की आंसू पोंछने का के लिए उठाया है। क्योंकि एक बार विवेकानंद जी से अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछा था कि विवेकानंद जी, इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया था कि इंसान जब पैदा होता है तो रोता हुआ आता है, जब मर कर जाए तो उसके लिए कितने लोग रो रहे हैं, कितनी आंखों में आंसू है, ये उसकी पूंजी है, ये उसकी दौलत है। आज मुलायम सिंह जी के लिए लाखों लोग, करोड़ों लोग आंसू बहा रहे हैं और अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं, ये मुलायम सिंह जी की दौलत है। ये आंसू बहाने वालों की दौलत नहीं है, ये मुलायम सिंह जी की खुद की कमाई हुई दौलत है, जिसकी तरफ ये लाखों आंसू बहाने वाले लोग देखते थे कि कभी हम पर संकट आएगा, मुसीबत आएगी तो नेताजी उनके लिए खड़े होंगे। आज वो आशा का वृक्ष ढह गया, इसलिए लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और उन लोगों को चाहिए कि आंसू बहाने के साथ साथ वो नेताजी के बताए हुए आदर्शों पर, नेताजी के बताए हुए उन रास्तों पर, जिन रास्तों से गरीब के आंसू पूछे जा सकते हैं, उनके लिए बिना जोखिम लिए, बिना किसी बात की परवाह किए उनको इस युद्ध क्षेत्र में कूदना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज जो आंसू बह रहे हैं, आखिर मुलायम सिंह में ऐसा कौन सा राजधर्म था, राजनीतिक धर्म था, राजनीतिक लगाव था, जिसके कारण ये आंसू बह रहे हैं? और एक नहीं, दो के नहीं, अनगिनत लोगों के आंसू बह रहे हैं। आखिर उनका कौन सा ऐसा आप गुण मानते हैं जिसके कारण ये ऐसा आंसुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है? देखिए, मुलायम सिंह जी जब राजनीति में आए जी, तो एक मामूली किसान घर में पैदा हुए एक मामूली आदमी थे, लेकिन वो डॉक्टर लोहिया से प्रभावित होकर के राजनीति में आए। उस समय तो जलजला था कांग्रेस पार्टी का। अगर नेताजी को सत्ता की राजनीति करनी होती, लालच की राजनीति करनी होती तो वो सत्तारूढ़ पार्टी में जाते, लेकिन वो सोशलिस्ट आंदोलन में आए। और जब वे आए तो लगातार उन्होंने उसी आंदोलन के लिए काम किया। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। मुलायम सिंह जी के पहले भी बड़े बड़े नेता यादव में हुए। चंद्रजीत यादव थे, रामनेस यादव थे, बलराम सिंह यादव थे। ये मुलायम सिंह जी से उस जमाने में पहले बड़े नेता थे। लेकिन नेताजी ने सबको छोटा कर दिया और अपनी लड़ाई के बल पर, अपनी कुर्बानी के बल पर, अपने त्याग के बल पर उस ऊंचाई पर पहुंचे। मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मैं जब पार्टी का बंटवारा हुआ, चौधरी चरण सिंह से राजनारायण जी अलग हुए, हम तमाम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश के या देश के चौधरी साहब का साथ छोड़कर राजनारायण जी के साथ चले गए। जब राजनारायण जी की मौत हुई तो बनारस के घाट पर जहाँ नारायण जी की अस्थि जल रही थी, वहाँ पर मुलायम सिंह जी ने हमारा हाथ पकड़कर कहा था कि अब तुम लोग क्या करोगे? अब राजनारायण जी तो रहे नहीं। तो हमने कहा क्या करेंगे, अब उस लड़ाई को आप लड़ रहे हो तो आपके साथ आएंगे। फिर हमने लखनऊ में एक सम्मेलन किया सोशलिस्टों का, उसमें कर्पूरी ठाकुर आए, बहुगुणा जी आए और मुलायम सिंह जी आए। और वहाँ पर मुलायम सिंह जी ने हमारा हाथ पकड़कर कहा था कि हम तुमको लेकर आए हैं समाजवादी आंदोलन में, समाजवादी तुम थे लेकिन अब हमारे साथ आप आए हैं तो हम जीवन में आपको कभी ये एहसास नहीं होने देंगे कि आप गलत जगह पर आ गए। और उसके बाद नवाब सिंह उन्होंने टिकट दे दिया हमको। और उस समय मुलायम सिंह जी जब टिकट देने की स्थिति में थे, पार्टी के अध्यक्ष हो गए थे 91-92 में जब सोशलिस्ट पार्टी बनी है दोबारा, तो आप देखेंगे किनको टिकट दिया। जिनके पास पैसा नहीं था, जिनकी जात का वोट नहीं था,
जिन पर गाड़ी घोड़ा नहीं था, कोई उद्योगपति नहीं थे, कोई पूंजीपति नहीं थे, लगातार वर्कर्स को, नीचे जमीन से निकले हुए लोगों को उन्होंने एमएलए बनाया, एमपी बनाया। आज दौर बदल गया। अब तो पहले पैसा देखा जाता है, फिर जाति देखी जाती है। अब लड़ाई पीछे चली गई। अब पैसा और जात जिसके पास है वही नेता बनेगा। जब पैसा और जात नेता बनेगी तो गरीब की लड़ाई वो लड़ नहीं सकते कभी, वो चकाचौंध के साथ ही रहेंगे। ठीक बात। क्या समाजवाद जो था, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पहला चुनाव लड़ा मुलायम सिंह ने, तो उस समय उनके लोहिया गुरु थे, बाद में चौधरी चरण सिंह उनके गुरु हो गए। इन दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह हो गए थे तो कहीं ना कहीं लोहिया का समाजवाद एक किनारे नहीं हुआ क्या? क्योंकि वो तो चौधरी चरण थे, और चौधरी चरण सिंह इनको नेपोलियन लीडर बताया करते थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी लोहिया से उम्र में बड़े थे, इसलिए वो कभी मन से लोहिया जी को स्वीकार नहीं कर पाए। हाँ, यही मैं कह रहा था। हाँ, नहीं कर पाए वो जी। और कुछ नीतियों में भी मतभेद था। ये कुलक किसानों के नेता माने जाते, किसान नेता तो थे ही, बड़े नेता थे हिंदुस्तान के। डॉक्टर लोहिया के साथ कोई ठप्पा नहीं लगा था। वो आम जन के नेता थे। और आप देखिए कि हिंदुस्तान के परे जाकर आप गोवा मुक्ति आंदोलन देखेंगे कि जब नेहरू राजगद्दी पर बैठे थे और डॉक्टर लोहिया गोवा में गए और पुर्तगाली सरकार के खिलाफ लड़े, पुर्तगाली सरकार ने इनको जेल में डाल दिया। उस समय गांधी जी ने बड़ा कड़ा पत्र लिखा नेहरू को कि आप राज कर रहे हो और भारत की आत्मा आज गोवा में बंद है। और उसके बाद गोवा सरकार को मजबूर होकर छोड़ना पड़ा। तो लोहिया जी अपने विचार के धनी थी। वो विचार तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई नेता है नहीं जो लोहिया बन सके। लोहिया थे, उन्हीं के साथ लोहियावाद खत्म भी हो गया। लेकिन आज लोहिया के विचारों के चंद कदम भी अगर हम साथ चल सकें तो वो सार्थकता लोहिया जी के विचारों की भी है, और वो सार्थकता नेताजी को भी। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आज हम शपथ लें कि हम मुलायम सिंह जी और लोहिया जी के बताए हुए आदर्शों पर चलें और उस पर चलकर समाज के सबसे छोटे तबके के लिए संघर्ष करें। लेकिन कहते हैं कि जो समाजवाद था, जो लोहिया के बाद जनेश्वर मिश्रा थे, मोहन सिंह थे और अन्य नेता थे, ये सब करके सोशलिस्ट मूवमेंट को बढ़ा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी आ गए समाजवादी पार्टी में, और चूंकि मुलायम सिंह में एक अच्छी आदत ये थी कि वो जिसको अपनाते थे फिर अपनाते थे, कल लोग कोई विरोध किसी से क्या लेना देना। तो उसके कारण जो है लोग कहने लगे कि अब जो है मुलायम सिंह का समाजवाद सीमित हो गया है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मुलायम सिंह ने जोड़ा सबको जी, जो आया उसको निराश नहीं किया, अपने साथ जोड़ा, लेकिन अपने नीतियों से कभी समझौता उन्होंने नहीं किया जी, और किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अपने धुन के पक्के थे और अपने लाइन के पक्के थे। उस लाइन पर जो जितनी दूर तक उनके साथ चला वो लेकर चले। जब साथ नहीं निभा तो छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ा, उन्होंने छोड़ा, और उसके बाद कभी उनके ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं किया। तो अभूतपूर्व प्रतिभा और अभूतपूर्व लोगों की पहचानने की शक्ति कि लोगों, छोटे लोगों के बीच में से चुन चुन कर नेता पैदा करना और उनको निकालना, ये अभूतपूर्व कला नेताजी में थी। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि छोटे छोटे लोगों में जो है नेता को पैदा करना। क्या आप लोग उसी की देन है? क्योंकि आप हुए, राम गोपालपुरी हुए, उस समय छात्र नेता थे। इसी प्रकार से कानपुर में तो एक बड़ी धारा है जिसमें रघुनाथ सिंह भी आते हैं, श्याम मिश्रा भी आते हैं, विशंबर सिंह यादव भी आ जाते हैं, राकेश सचान भी आते हैं। क्या मुलायम सिंह की एक विजन था, दृश्य था कि ये छात्र नेताओं जिनमें राजनीति की कुछ क्षमता है उनको आगे बढ़ा दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने अपयश भी सहा कि साहब वो छात्र संघ में गुंडे आ गए हैं, अराजक तत्व आ गए हैं, और मुलायम सिंह खुलकर साथ दे रहे हैं? देखिए, दो तरह के लोग आए जी। एक जो समाजवादी आंदोलन क्या है पढ़ लिख करके आए जी जी, और एक तरफ वो लोग आए जो कहीं चुनाव जीत गए, नेता बन गए, पार्टी में शामिल हो गए, तो समाजवादी विचारधारा उनके अंदर नहीं थी। और जो समाजवादी आंदोलन के नेता कानपुर में थे
उनमें जैसे रेवाशंकर त्रिवेदी जो चिनार की जेल को तोड़कर भागे थे। आप इटावा में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को ले सकते हैं। हाँ, अर्जुन सिंह भदौरिया, अर्जुन भदौरिया ले सकते हैं। कानपुर मुंशी जयनारायण, जगदीश गुप्ता, रमेश केलेवाले, रघुनाथ सिंह, रमेश केलेवाले, एन के नायर, संतोष मिश्रा, और उसके बाद की पीढ़ी में हम लोग आ गए, हम गणेश दीक्षित और राम गोपाल पुरी, ये सब इस तरीके के जो सेकंड लाइनअप वाले थे। हम लोगों के बाद वो लाइन समाजवादी आंदोलन की खत्म हो गई। जो पढ़ लिख कर आने वाले लोग थे वो समाप्त हो गए। अब तो हम किसी से आकर्षित होकर कुछ प्राप्त करने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए, जहां हमारा मन मेल खाता है, जहां हमको कुछ मिल सकता है, वहां हम जा रहे हैं। तो वो हम विचारधारा हो गई कि हमारी विचारधारा है। भाई डॉक्टर लोहिया ने भी उस जमाने की जनसंघ से समझौता किया था कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए, और उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रवाद के सवाल पर या देश प्रेम के सवाल पर अपने आप को भाजपा के नजदीक पाता हूं, जनसंघ के नजदीक पाता हूं। तो अगर हम भाजपा में गए हैं तो जहां तक राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम का और गरीब की लड़ाई लड़ने का सवाल है, वहां तक, या गरीबों को हितों की बात है, हम उनके साथ हैं। लेकिन हम अपनी लड़ाई को कुंद नहीं होने देंगे। जो लड़ाई है गरीबों के, किसी भी वर्ग के, मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, उसकी लड़ाई में हमेशा हम शरीक रहेंगे और उस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन क्या ये माने कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि एक वो सीनियर्स थे, फिर आपकी जो लाइन आई, उसके बाद जो है छात्र आंदोलन भी कुंद हो गया, बंद हो गया, समाप्त हो गया, और यही कारण है कि अब उस तरीके के आप जैसे लोगों के जो है नेता नहीं निकल रहे हैं। और मुलायम सिंह को इससे भी थोड़ा झटका लगा, हालांकि वो इस बात के बड़े पक्षधर थे कि युवा जुड़े, महिलाएं जुड़े, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं, युवा कैसे जुड़ेंगे? जब तक आप विचारधारा के आधार पर परिपक्व नहीं करेंगे उनको, तब तक तो जुड़ाव हो ही नहीं सकता है। जब तक आप कुछ देने लायक हैं तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और जब आप देने लायक नहीं होंगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो विचारधारा से प्रेरित होकर आएंगे वो आपसे अलग नहीं होंगे, वो उस लड़ाई के साथ रहेंगे, उसको जिंदा रखेंगे। विचारधारा खत्म हो गई, विचारधारा की ट्रेनिंग खत्म हो गई। अगर विचारधारा जो समाजवादी आंदोलन की है, भाई वो किसी एक पार्टी की विचारधारा नहीं है। भाई हर पार्टी कहती है कि हम गरीब का भला करेंगे, किसान का भला करेंगे, मजदूर का भला करेंगे। तो जहां गरीब की लड़ाई का सवाल है वही तो समाजवाद है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, लोगों को परिपक्व करना पड़ेगा, उनको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना होगा, एक नए किस्म की फौज तैयार करनी होगी। वो काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, और वो काम जब तक नए सिरे से शुरू नहीं होगा तब तक समाजवादी आंदोलन की परिकल्पना व्यर्थ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे एक आप देखिए, बीजेपी भी कहती है अंतिम छोर के व्यक्ति को, गांधी जी भी वही बात कहा करते थे, मुलायम सिंह भी वही कहते हैं अंतिम छोर के। तो आप मुलायम सिंह को, और जो बीजेपी है, ये जो नेता है जो कभी दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते हैं, अंत्योदय और तरह तरह की, बल्कि बीजेपी तो कहने लगी कि हम जो है अंतिम छोर तक पहुंच भी गए हैं। तो मुलायम सिंह में और इनमें आप क्या फर्क पाते हैं? नहीं, देखिए, ये तो जनता तय करेगी, हमारे तय करने से तो कुछ होता नहीं है। नहीं, विचारधारा के हिसाब ये से विचारधारा की बात वो अगर कहते, जो मुलायम सिंह जी कहते थे जी कि हमारा समाजवाद ये है, हमारा दर्शन ये है जी, अगर उसी वर्ग के अंतिम छोर तक पहुंचने की बात बीजेपी करती है तो भी समाजवादी ला रही है। इसको आप समाजवाद कहेंगे? भाई समाजवाद तो है, समाजवाद मैंने बताया, समाजवाद किसी पार्टी का नाम थोड़ी है। समाजवाद एक विचारधारा है जो गरीब की उन्नति के लिए काम करे, उसकी लड़ाई को लड़े। तो अगर बीजेपी उस काम को कर रही है या करेगी तो हम लोग उनको साधुवाद दे रहे हैं। अगर नहीं करेगी तो उनके खिलाफ भी लड़ाई होगी। लड़ाई होगी, हम नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा, लेकिन लड़ाई तो होगी। लड़ाई कभी खाली नहीं जाती है, लड़ाइयाँ तो समाज में होती ही रहेंगी। हो सकता है हम न लड़े, हो सकता है हमारा पराभव हो जाए, लेकिन लड़ने वाले कम नहीं होंगे। किसी दुनिया के किसी भी युग में लड़ने वालों को कमी नहीं रही। लड़ने वाले हमेशा रहे हैं, कुर्बानी करने वाले हमेशा रहे, कुर्बानी देने वाले रहे हैं, और सत्ता लोलुप लोग चंद लोग रहे हैं जिनका कभी इतिहास नहीं होता। ठीक बात है। एक सवाल आज बड़ा उठ रहा है, जनमानस में भी उठ रहा है कि मुलायम सिंह का खास तौर से विवादित ढांचा जब टूटा, उसके बाद से या उस दौरान जो गोलियां चली, उस बात को लेकर मुलायम सिंह की बड़ी तीखी आलोचना की बीजेपी ने, तीखी आलोचना की।
बल्कि ये तक कहा सीधे तौर पे कि ये तो मौलाना मुलायम है, सब कुछ कहा गया। लेकिन कैसा उनका एक व्यक्तित्व है विलक्षण कि आज बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता उन्हें सद्भाव का नेता बता रहा है, उन्हें जननेता बता रहा है। वो ये भी कह रहा है कि उनकी सलाह मेरे लिए अमानत थी, उनको परिवर्तन का नेता बता रहा है। ये ऐसा क्या उनका वैशिष्ट्य था मुलायम सिंह का जिसके कारण आज ये हम सुनने को मिला? देखिए, आप उनके जीते जी, किसी भी नेता के जीते जी राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप उसकी निंदा कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप कुछ भी अपने को बड़ा साबित करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो नेता दुनिया से जाता है तो आप समझते हैं कि उस नेता ने क्या क्या किया है। मुलायम सिंह ने अगर गोली चलाई तो उस समय मुलायम सिंह जी का नैतिक दायित्व था, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे थे। और कुर्सी पर बैठने के बाद उनका जो शपथ थी कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उस रक्षा को करने के लिए पूरे देश की आलोचना उन्होंने बर्दाश्त किया, पूरे देश की घृणा को बर्दाश्त किया। लेकिन उन्होंने जो मस्जिद पर चढ़े उन पर गोलियां चलाई, हालांकि वो घृणा के पात्र बने, लोगों ने तमाम गालियां, लेकिन आज उनकी उस चीज को लोग कह नहीं सकते कि उन्होंने गलत किया। अगर उन्होंने गलत किया था तो फिर जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा तो उस समय के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र क्यों देना पड़ा? इसका मतलब ये कि आप संवैधानिक उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो आपका त्यागपत्र दर्शाता है कि उस समय नेताजी सही थे। अगर आपके जमाने में भी बच गई होती तो आप भी सही साबित होते कि आपने रक्षा किया, जो आपने संविधान की ओथ लिया। हमारे अपने विचार कुछ हो सकते हैं, लेकिन संविधान एक अलग चीज है। संविधान की शपथ लेकर हम देश चलेगा, अगर संविधान से चलेगा तो संविधान की मर्यादा को हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक बात। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मुलायम सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व की, जिसमें विराटता है। और उस चर्चा में मेरे साथ हैं शिव कुमार बेरिया जी का उनका लंबा जो है साथ रहा है। बेरिया जी बताइए कि ये बार बार कहा जाता है कि शून्य से शिखर पर पहुंचे और बड़ा संघर्ष किया उन्होंने, और इस संघर्ष में उन्हें उतार चढ़ाव भी देखे, जैसे कि सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ और उसका जो कड़वा स्वरूप आया। खास तौर से उस समय जब काशीराम ने मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ के सर्किट हाउस में मुलायम सिंह को 4 घंटे तक इंतजार कराया, और उसके बाद फिर जैसे टूटन हुई है, एक ये घटनाक्रम रहा। दूसरा, लोहिया लगातार इस बात के लिए प्रयास करते रहे कि गैर कांग्रेसवाद आए, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने जो है पूरी तरीके से कांग्रेस का साथ दिया। एक ये भी स्थिति उत्पन्न हुई कि एक बार जो है मुलायम सिंह पर फायरिंग की गई, इटावा जा रहे थे, 84 की घटना है, और उसमें उनका सहयोगी भी मारा गया, साथ में हमलावर भी एक मारा गया, और एक को तुरंत ये कहा गया कि वो गंभीर है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कहा गया कि बलराम सिंह यादव के लोगों ने ये सब फायरिंग की है। और 2017 का जब चुनाव होता है तो तंज कसा जाता है कि जिन लोगों ने पिता पर हमला कराया उन्हीं के साथ समझौता, जिन लोगों ने पिता के साथ अभद्रता की उनसे राष्ट्रपति के चुनाव में समझौता। ये सब बातें जब आप देखते हैं तो आप उनके संघर्ष को किस रूप में आंकते हैं? देखिए, बहुत बार राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं जी। उन राजनीतिक परिस्थितियों में उस बदले हुए स्वरूप में जो उन्होंने निर्णय लिए वो पार्टी हित में थे या नहीं थे, ये उनका अपना सोचना था। हम लोग चूँकि समाजवादी आंदोलन में थे, जो फैसले उन्होंने लिए उन फैसलों पर हम उनके साथ थे, हम लोग उनके साथ थे, और उन फैसलों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। लेकिन नेताजी का जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि उन्होंने किसी आरोप को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो भी आरोप लगे वो आरोप लगे, और लगने के बाद छट गए। डॉक्टर साहब ने जब जनसंघ से समझौता किया था तो कहते थे कि
कांग्रेस इतनी बड़ी चट्टान हो गई है कि उस चट्टान को बिना सभी दलों के मिले बिना उस चट्टान को तोड़ा नहीं जा सकता। और उनका ये भी कहना था कि रोटी तवे पे अगर एक तरफ डाली जाए तो जल जाएगी, रोटी को पलटते रहना चाहिए। उनका मानना था सरकारों को बदलते रहना चाहिए। अगर सरकार बदलती रहेगी तो उसके मन में जनता का भय रहेगा कि अगर हम ठीक काम नहीं करेंगे तो जनता हमको भी बदल देगी। ये डॉक्टर लोहिया के अपने विचार थे। उन विचारों को उस जमाने में सभी ने आत्मसात किया और माननीय नेताजी ने भी आत्मसात किया और सरकारें बदली। वो जो प्रयोग था वो सफल रहा। 11 प्रांतों में सरकारें बदली। वो एक प्रयोग था हिंदुस्तान में उस समय जब, और डॉक्टर साहब जब उस समय देखिए लड़ने के लिए फूलपुर गए तो लोगों ने कहा अरे आप तो हिंदुस्तान में कहीं से भी जीत सकते थे, आप कहाँ चट्टान से टकराने आ गए। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ मैं चट्टान से टकरा रहा हूँ, उसको तोड़ नहीं पाऊंगा लेकिन दरार जरूर डाल दूंगा। तो पत्रकार ने कहा कि आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर चिटक जाए तो भड़बूजे की आंख जरूर फोड़ सकता है। तो वो किस सिद्धांत के लोग थे। और तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब नेहरू जी को तमाम पोलिंग स्टेशन पर उस समय लोहिया जी ने हराया था। करीब 30 या 35 पोलिंग स्टेशन, 35% पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर लोहिया जी ने पंडित जी को हराया था। तो ये सब इस धुन के धनी थे कि हमें जिस लाइन पर चलना है और उसमें गरीब के पक्ष में जो लड़ाई थी उसे कोई समझौता नहीं था। कोई भी समझौता हम करें, लेकिन उसे उस समय तो जनसंघ के बड़े नेता महावीर जी उनका प्रचार करने आए थे फर्रुखाबाद, और जब समझौता हुआ था और उनकी मृत्यु भी हुई थी कार दुर्घटना में, तो बड़े दिल से उस समय की जनसंघ ने डॉक्टर साहब को साथ दिया था और डॉक्टर साहब ने भी बड़े दिल से समझौता किया था कि कांग्रेस को इस देश से उखाड़ फेंकना है ताकि कोई एक पार्टी इतनी मजबूत ना हो जाए कि वो जनता के बीच में तानाशाह बन जाए, डिक्टेटर बन जाए। क्योंकि कभी किसी भी पार्टी का रूल अगर लंबे समय तक चलता है तो उसमें डिक्टेटरशिप की भावना आ जाती है। डिक्टेटरशिप की भावना ना आए, ये अच्छे नेता की पहचान होती है कि वो जनता से जुड़ा हुआ नेता, उसमें डिक्टेटरशिप की भावना नहीं आई। लेकिन अमूमन लोगों में दुनिया का जो इतिहास देखा गया है उनमें अमूमन डिक्टेटरशिप की भावना आ जाती है। आज आप देखिए इटली का, आप देख लो कि जिस मुसोलिनी को पेड़ से लटका दिया गया था, उसकी लाश मार करके जनता ने लटका दिया था, आज उसी मुसोलिनी की पार्टी की प्रधानमंत्री हो गई। वक्त बदल रहा है, जिसके नाम से लोग घृणा करते थे उसी पार्टी का आज प्रधानमंत्री हो गई। अब किस तरफ जाएगी? वो तानाशाही की ओर जाएगी, डिक्टेटरशिप की ओर जाएगी, कहाँ जाएगी? तो राजनीति और समाज समय समय पर बदलता रहता है। कल तक ये सही है कि जर्मनी में हिटलर का जो घृणा का पात्र जर्मनी में हिटलर हो गए थे वो अभी वापस नहीं आ पाए, वहां भी नाजीवाद पनप रहा है, लेकिन वहां फांसीवाद जीत गया इटली में, यहाँ नाजीवाद अभी नहीं आ पाया। तो इसलिए जो जागरूक लोग हैं समाज के, चिंतक हैं, विचारक हैं, देश हित में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, जो सबसे पिछड़ा तबका जो भूखों मर रहा है उसके बारे में सोचते हैं, उनको अपनी लाइन नहीं बदलना चाहिए, उस लड़ाई से नहीं हटना चाहिए। राजनीतिक समझौते होंगे नहीं होंगे, आएगा कोई जाएगा, लेकिन अगर लड़ाई के साथ आप खड़े रहेंगे तो जमाना आपको याद करेगा। और एक बात और भी है कि एक ये भी था कि जब अपने यहाँ मंडल और कमंडल की लड़ाई चली तो मुलायम सिंह की इसमें अहम भूमिका रही, ऐसा आप मानते हैं? या बीपी सिंह ने ही मंडल को ला करके जो लोहिया का पिछड़ा वर्ग का जो आंकड़ा था उसको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया? क्या मानते हैं? उस समय से ही मुलायम सिंह की राजनीति बदल गई थी। नेताजी की संपूर्ण जिंदगी में जब संसोपा थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसके लोग नारा हम लोग लगाते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पांव 100 में 60। हाँ। उस लड़ाई को नेताजी ने लड़ा, पूरे प्रदेश में घूम घूम के लड़ा, और जब बीपी सिंह ने उसको लागू किया तो उनका अभिनंदन हुआ। नेताजी की आकांक्षाएं या सोशलिस्टों की आकांक्षाएं पूरी हुई। और आज वो मंडल आयोग अगर आया तो फिर कोई सरकार तो मंडल आयोग समाप्त नहीं कर पाई। कोई सरकार अगर वो गलत था तो वो सरकारों को समाप्त कर देना चाहिए था, उसके बाद आई हुई सरकारों। लेकिन उसके बाद आई हुई सरकारों ने तो खत्म नहीं किया। 10 साल कांग्रेस सरकार भी रही, लेकिन उस मंडल आयोग को तो खत्म नहीं किया। एक ये भी बात आती है
कि मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने और 7 बार लोकसभा में गए, 8 बार विधायक बने, लेकिन वो शिखर नहीं पा सके। और उनके इस शिखर में, मतलब मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि 1996 और 1999 में ऐसे मौके आए जब मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन क्या कारण था कि वही जो पिछड़ों के नेता थे, जो मंडल और कमंडल की बात करते थे, लालू यादव, शरद यादव और चंद्रबाबू नायडू और ख़ासतौर से बीपी सिंह, ये सब आड़े आ गए और जो है चूक गए हमारे नेताजी प्रधानमंत्री बनने से। नहीं, उस समय ये बात नहीं है। उस समय नेताजी करीब करीब प्रधानमंत्री बन गए थे। जी हाँ, वही। और सभी नेता सहमत हो गए थे, कोई एक नेता की बात नहीं है, सभी नेता सहमत हो गए थे। लेकिन लालू यादव न मालूम किस कारण या क्या परिस्थितियां थी या उनके मन में क्या वो था, लालू जी अड़ गए और लालू जी के अड़ने पर नेताजी प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। आज देखिए, समय की बात है कि वही लालू यादव उनके रिश्तेदार हैं, पारिवारिक रिश्ता है और गूढ़ रिश्ता है। लेकिन उस समय अगर लालू जी चाहते तो मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री हो गए थे। वो उनके जीवन का एक मतलब ऐसा पक्ष है जिसका दुख समाजवादियों को जीवन भर रहेगा, हम लोगों को भी रहेगा कि नेताजी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। इसमें दो राय नहीं है। और अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद समाजवाद को फिर एक और शक्ति मिल जाती। ये देश की दूसरी तस्वीर होती। अगर मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे होते जी तो देश की दूसरी तस्वीर होती और लोगों ने मुलायम सिंह जी के रूप में दूसरा डॉक्टर लोहिया देखा होता। और डॉक्टर लोहिया की वो आकांक्षाएं, वो जो जीते जी पूर्ति नहीं कर पाए, वो आकांक्षाएं स्वर्ग से वो देख रहे होते कि हमें मानने वाले किसी नेता ने हमारी आकांक्षाओं को पूरा किया। एक बात और भी है कि मुलायम सिंह पर एक बहुत बड़ा आरोप भी लगता रहा है कि कोई कुल मिलाकर परिवारवाद का। और अगर देखें तो मुलायम सिंह से लेकर के और तेज प्रताप सिंह तक कोई ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, कोई कुछ नहीं। तो ये समाजवाद का जो मूवमेंट लड़ रहे थे मुलायम सिंह, और ये जो परिवारवाद का ये उनके ऊपर ठप्पा लग रहा था, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो राजनीतिक परिवार होता है उस राजनीतिक परिवार में सभी लोगों की इच्छाएं होती हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में आएं, काम करें, संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें। मुलायम सिंह जी ने कभी अपने जीवन में अपने परिवार के किसी आदमी को पिछले दरवाजे से नहीं भेजा। अगर उन्होंने पिछले दरवाजे से भेजा होता तब तो ये परिवारवाद का ठप्पा सही लगता है। उन्होंने जनता में फेंका, जनता फैसला करे। यहाँ तक कि अखिलेश जी को भी पहली बार जनता में फेंका। और चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे तेज प्रताप सिंह हो, सबको उन्होंने जनता के बीच में जाने के लिए कहा कि जनता में जाओ। और जनता अगर चुन रही है तो आज तो हर पार्टियों में है, हर पार्टी के नेता लोग, उनके परिवार के लोग जनता से चुन कर आ रहे हैं। जनता से चुन कर आ रहा है, उसमें नेता को फिर परिवारवाद का ठप्पा उस पर नहीं लगता। अगर उसको बढ़ाने के लिए राज्यसभा का रास्ता चुना जाए, विधान परिषद का रास्ता चुना जाए, तब तो ये है कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए जनता के बीच में फेंक दिया, जनता फैसला करे। अगर उसको परिवारवाद का द्योतक मानती है तो जनता उसको हराए। लेकिन जनता अगर चुनाव में विजयी बना देती है तो जनता उस नेता को मान रही है। अब ये अब आपको समाजवाद का क्या भविष्य दिख रहा है? अब विचारधारा तो है, अभी आप कह भी रहे थे कि हाँ नेता कम रह गए हैं, लेकिन क्या समाजवाद को वो व्यापकता मिले? क्योंकि इस समय 2014 के बाद से एक निश्चित रूप से ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि देश की राजनीति में एक नया सांस्कृतिकवाद, राष्ट्रवाद, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके आ गए हैं। ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह यादव जैसे व्यक्ति का चला जाना तो वास्तव में समाजवाद, तो अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, मुलायम सिंह जी के बाद समाजवादी आंदोलन का, जैसे मैंने पहले कहा कि अंतिम किला ढह गया। और अब समाजवादी आंदोलन का आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में कोई इतिहास नहीं है। अभी कोई ऐसा चेहरा समाजवादी आंदोलन का दिखाई नहीं पड़ता कि वो समाजवादी आंदोलन को पुनः जिंदा करे। हाँ, समाजवादी आंदोलन के नाम पर मैंने जैसे पहले कहा कि सिविल सोसाइटीज के कुछ नेता हैं जो उस दिशा में काम कर रहे हैं।
और वो लगे हुए हैं। कितना कर पाएंगे ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जब तक गरीबों के बीच से नया नेतृत्व नहीं निकलेगा, जब तक मजदूरों के बीच से नया नेतृत्व नहीं निकलेगा, और उसमें जो समाजवादी पार्टी में लोग हैं जैसे अखिलेश जी हैं और लोग हैं, जब तक ये पार्टी को समाजवादी आंदोलन से ओतप्रोत नहीं करेंगे तब तक, और ओतप्रोत करना माने वैचारिक आधार पर, पार्टी के आधार पर नहीं कि आपने किसी को 10 रुपए का मेंबर बना दिया है तो समाजवादी हो गया, वो समाजवादी नहीं हो सकता। वो तो आपका मेंबर बन गया। विचारों से प्रतिबद्ध करना, जैसे भाजपा के लोग अपने कैडर को, हम उसको अच्छा कहें या बुरा कहें कुछ भी कहें, लेकिन अपने कैडर को तैयार करते हैं और वो कैडर जीवन भर उस विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। जैसे कम्युनिस्ट हैं, अपने कैडर को प्रतिबद्ध करते हैं। वो कम्युनिस्ट अकेला रह जाए, मर जाएगा, लेकिन अपने कैडर से कभी पीछे अपनी विचारधारा से नहीं हटेगा। वो विचारधारा आज समाजवादियों में लुप्त है। उस विचारधारा को, अच्छा, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम वैचारिक आधार पर प्रतिबद्ध नहीं कर रहे हैं। अगर वैचारिक आधार पर प्रतिबद्ध करें, समाजवादी पार्टी से आशाएं हैं कि वैचारिक आधार पर प्रतिबद्ध करें लोगों को, अगर करते हैं तो समाजवादी आंदोलन आगे बढ़ेगा, नेताजी की आकांक्षाएं आगे बढ़ेंगी, नेताजी की लड़ाई आगे बढ़ेगी। और अगर वैचारिक आधार पर प्रतिबद्ध नहीं करते, खाली जातियों के आंकड़ों से राजनीति होती रहेगी, तो वो समाजवादी आंदोलन नहीं है, कुछ प्राप्त करने के लिए जातियों का आंकड़ा है। अभी अखिलेश ने कुछ इस दिशा में कदम तो बढ़ाए हैं, और ख़ास तौर से चुनाव के पहले कई जगह चिंतन शिविर हुए, सफाइयों को बुलाया गया, बातचीत की गई, बड़े सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया, और प्रदेश में कई जगह पर इस तरीके के शिविर भी लगे लोगों को। चिंतन शिविर में एक आदमी बताइए जो समाजवादी हो। अच्छा, जो समाजवादी आंदोलन से निकला हो, समाजवादी आंदोलन को जानता हो, समाजवादी आंदोलन से प्रतिबद्ध रहा हो, जात तोड़ो, देश बचाओ, हिमालय बचाओ, तमाम डॉक्टर साहब के जो नारे थे, उन नारों को पढ़ा हो, द्रौपदी सावित्री, रामायण मेला, तमाम चीजें उन्होंने जो कही हैं और जिस पर आंदोलन को खड़ा किया था उन्होंने, उस आंदोलन को जानने वाला, पहचानने वाला, उस पर अपने आप को खपाने वाला एक नेता का नाम समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में आप बताइए। तो क्या आप मानते हैं कि जो चिंतन शिविर हो रहे थे तो उसमें फिर कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा था? नहीं, उसमें कोई पाठ वाठ नहीं पढ़ाया जा रहा था, वो एक इकट्ठा करके न्यूज बनाने का मामला था। अच्छा। बाकी उसमें कोई समाजवादी जो आंदोलन था या समाजवादी विचारधारा थी, उस पर प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने का कोई काम नहीं हुआ। तो अब आशा है, अपेक्षा है कि अखिलेश जी उस काम को करें। हाँ। करना चाहिए। हाँ। अपने नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनको ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहिए। अगर करें तो बहुत, देश के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी वो होने वाला है। तो क्या अभी कुछ है ऐसे नेता? अभी आप करेंगे वैसे समाजवादी पार्टी में तो एक भी नेता नहीं है, कोई नहीं है। नहीं। तो कहाँ है फिर? खाली सिविल सोसाइटी में है। अच्छा। कुछ लोग हैं सिविल सोसाइटी में काम कर रहे हैं। अगर उनको आप ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, ठीक बात है। लेकिन ऐसे एक दो नहीं हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि अभी 2 दर्जन बड़े नाम हैं। 2 दर्जन बड़े नाम हैं जो बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन भी कर रहे हैं वो लोग, वो हैं, लेकिन एक पार्टी के रूप में नहीं है, वो सिविल सोसाइटी के रूप में। लेकिन एक बात हम आपसे और ये जानना चाहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि अब अखिलेश को करना क्या चाहिए मूल रूप से, क्योंकि जो एक इस समय ट्रेंड चल रहा है, वो बोलते हैं चुनावी ट्रेंड चल रहा, चुनावी ट्रेंड चल रहा। तो उस चुनावी ट्रेंड में बीजेपी जिस रास्ते पर जा रही है, लगभग वही रास्ता जो है वो अख्तियार कर रहे हैं अखिलेश। तो क्या हम माने कि अब वो जो चिंतन की बात है, जो शिविर की बात है, अब वो बेईमानी है, बल्कि हमको चुनाव के ट्रेंड के हिसाब से काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब जातिवाद के नाम पर एक ध्रुवीकरण हो रहा है, तो जैसे दलित जाति की एक प्रमुख जाति है जो मायावती जी के साथ है, वो विचारों से प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन वो जाति के नाम पर उनके साथ है। इसी तरह माननीय अखिलेश जी के जो 2 वोट बैंक हैं, यादव और मुस्लिम, उनके साथ है। जब वो वोट बैंक आपके साथ है, तो उस वोट बैंक के बीच में से आप प्रतिबद्ध कार्यकर्ता क्यों नहीं निकालते हैं? वोट तो डाल रहे हैं, पूरा डाल रहे हैं आप, लेकिन उसके बीच में से आप नेता क्यों नहीं निकाल रहे हैं? वो किसानों के बीच से, मजदूरों के बीच में से या छात्रों के बीच से आप तेजस्वी लीडरशिप को क्यों नहीं निकाल रहे हैं?
अगर उन लीडरशिप को आप निकालेंगे तो आप देश का भला करेंगे और आने वाले युग के एक नई फौज भी आप तैयार करेंगे। वो काम अगर करें तो वो भूर भूर प्रशंसा के पात्र होंगे। अब अंत में हम आपसे एक बात और कि जैसे आपने कहा कि समाजवादी जो है किला ढह गया, एक भटवृक्ष रह गया, कुछ उम्मीद रखें अब समाजवाद की लौ जलती रहेगी या फिर ऐसे बुत बुत करके जलती रहेगी, या जैसे कि वामपंथी विचारधारा किनारे हो गई है, लगभग वही समाजवादी की स्थिति आ जाएगी? देखिए, वामपंथी में और समाजवादी पार्टी में थोड़ा फर्क है। वामपंथियों ने इस देश में जो राजनीति किया वो धर्म को नहीं मानते, वो जाति को नहीं मानते। आज दौर जो आ गया धर्मांधता के ओत प्रोत का वक्त आ गया है। ये बहुत अच्छी बात। उसमें वे अपने आप को एक तरीके से किनारे कर दिया जनता ने, क्योंकि धर्म को अफीम का नशा बताते हैं। समाजवादियों ने कभी धर्म को अफीम का नशा नहीं बताया। समाजवादियों ने तो रामायण मिले राक्षस लगवाया चित्रकूट में, तो उन्होंने धर्म को ये कहा कि धर्म धारण करने की चीज है, धर्म प्रचार की चीज नहीं है कि धर्म हम अपने विचार को दूसरे पे ला दें। गांधी जी ने कहा कि अगर मेरी कनपटी पर कोई रिवॉल्वर रखकर कह दे कि आप गीता पढ़ो, तो मैं अपने सबसे प्रिय गीता को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई कैसे कर सकता है मुझसे कि तुम गीता पढ़ो, ये मेरा अपना काम है। तो वो जबरदस्ती के किसी भी क्षेत्र में जबरदस्ती के सख्त खिलाफ थे गांधी जी। तो आप जो समाजवादी चले हैं वो गांधी सोशलिज्म के आधार पर चले हैं कि हम को धर्म से किसी की आस्था को चेत पहुंचाने का काम हमारा नहीं है। आप अपना धर्म मानिए, लेकिन आप किसी पर जबरदस्ती नहीं थोप सकते। वो समाजवादियों का कहना है। ठीक बात है कि आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते, उसके लिए आप लोगों से मारपीट नहीं कर सकते, उसके लिए लोगों को आप सता नहीं सकते, उसके लिए लोगों को आप घर नहीं फूंक सकते, तो इसलिए किनारे हो गए। ठीक बात है। अब वो चूंकि कम्युनिस्ट किनारे हो गए तो समाजवादियों के पास विकल्प अभी है। चूंकि वो लड़ाई के मैदान में अभी एलिमिनेट नहीं हुए हैं, वो लड़ाई के मैदान में है, महत्वपूर्ण स्थिति में है। वो अगर चाहें तो नई प्रतिबद्ध फौज तैयार कर सकते हैं, अगर चाहें। मैं फिर बार बार उस बात को कह रहा हूं कि अगर चाहें, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं तैयार होगा, लेकिन चाहेंगे तो देश का भला करेंगे। ठीक बात। अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के नेता लोग माननीय नेताजी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भेड़िया जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से समाजवाद और समाजवाद का अधूरतात्मक स्वरूप और उसकी विचारधारा पर जो है विचार व्यक्त किए। इसी बीच हम आपको बता दें, सैफई में मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर के पहुंचने पर लोग उमड़ पड़े और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दिग्गज नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल अंतिम संस्कार होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे, ऐसी लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। बिहार के सीएम, रक्षा मंत्री समेत तमाम नेताओं के पहुंचने की खबरें लगातार मिल रही हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। हमारे साथ ये विशाल जब समूह है, इससे मुकाबला करोगे? ये है हमारी ताकत, ये सामने खड़ी हमारी ताकत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।